जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नवांश के देवता के बारे में। D9 वर्ग चार्ट के देवता किस प्रकार से देखे जाते हैं। महर्षि पराशर जी ने हर वर्ग चार्ट के लिए देवताओं का उल्लेख किया है। आज हम D9 नवांश कुंडली के देवता का निर्धारण करना सीखेंगे। ये किस प्रकार से देखे जाते हैं और फलित में इसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नवांश कुंडली के देवता के बारे में। मुख्यतः नवांश 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, नवांश मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के लिखे हैं: चर नवांश, स्थिर नवांश, द्विस्वभाव नवांश। दोस्तों, चर राशियों में बैठे हुए ग्रहों को चर नवांश बोला जाता है। जो चर राशियां होती है 1, 4, 7, 10, उसमें बैठे हुए ग्रहों को चर नवांश बोला जाता है। स्थिर राशि के नवांश, जो स्थिर राशि में प्लैनेट बैठे होंगे 2, 5, 8, 11, उसको हम स्थिर नवांश कहेंगे। और द्विस्वभाव नवांश उसको कहेंगे जो ग्रह D9 वर्ग चार्ट में 3, 6, 9, 12 राशियों में बैठे होंगे, उसको हम द्विस्वभाव नवांश कहेंगे। यानी ड्यूल राशियों में बैठे हुए ग्रहों को द्विस्वभाव नवांश कहा जाता है। दोस्तों, जो चर राशि के नवांश होते हैं उनका जो नेचर होता है वो सात्विक होता है, सात्विक नेचर होता है, शुभ नेचर होता है। और जो स्थिर राशियों में बैठे हुए ग्रह हैं उनका नेचर राजसिक होता है, यानी शाही नेचर होता है। और द्विस्वभाव राशियों में बैठे हुए नवांश का नेचर तामसिक होता है, यानी क्रूर होता है। दोस्तों, जो चर राशियों के नवांश हैं दोस्तों, वो देव नवांश कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चर राशियों के नवांश को देव नवांश बोला जाता है और स्थिर राशियों के नवांश को दोस्तों नर नवांश बोला जाता है, नर नवांश। और द्विस्वभाव राशियों में बैठे हुए ग्रहों को जिनका नेचर तामसिक है उनको बोला जाता है राक्षस, राक्षस नवांश बोला जाता है। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चर राशियों के जो नवांश है वो देव नवांश कहलाएंगे, स्थिर राशियों के नवांश नर नवांश कहलाएंगे, द्विस्वभाव राशियों में बैठे हुए नवांश राक्षस नवांश कहलाएंगे। अब हम देवता के बारे में बात करते हैं। चर राशियों में जो देव नवांश होते हैं उनके देवता होते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु रहेंगे देव नवांश के देवता। चर राशियों के बैठे हुए ग्रहों को देव नवांश बोला जाता है, उनके देवता भगवान विष्णु होंगे। स्थिर राशियों में बैठे हुए नवांश को नर नवांश बोला जाता है, उनके जो देवता होंगे ब्रह्मा जी होंगे। दोस्तों, ब्रह्मा जी, ये बात आप याद रखिए। और द्विस्वभाव राशियों में बैठे हुए नवांश जिसको राक्षस नवांश कहा जाता है, उनको उनके जो देवता हैं वो भगवान शिव होंगे, क्योंकि भगवान शिव ही संहारक है और वो ही आदि और अनंत है, इसलिए वो ही सब कुछ डिस्ट्रॉय भी करने वाले हैं। तो भगवान शिव को द्विस्वभाव राशियों के नवांश का देवता बोला जाता है। चर राशियों का देवता भगवान विष्णु को बोला जाता है, स्थिर राशियों का देवता भगवान ब्रह्मा जी को बोला जाता है और द्विस्वभाव राशियों में बैठे हुए नवांश को हम भगवान शिव के साथ जोड़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। नवांश के 3 प्रकार होते हैं, 3 देवता होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है। इसको हम फलित में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम जन्म कुंडली के साथ साथ इसको फलित करेंगे तो ये हमारे फलित में सहयोगी होंगे। दोस्तों, ये फलित में हम सहयोगी भूमिका के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी परीक्षण में काम आते हैं और हमें ग्रहों का स्वभाव पता चलता है, नेचर पता चलता है, इंसान का नेचर के बारे में भी यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, नवांश के देवता का आपको विचार करना है। ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक जन्म कुंडली के माध्यम से भी बता देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो जाए और आप इसमें कोई गलती ना कर पाएं। तो नवांश कुंडली के हम देवता का विचार एक जन्म कुंडली के माध्यम से भी करते हैं। दोस्तों, मैंने बोर्ड में ये एक जन्म कुंडली ड्रॉ की है। ये मैंने D9 वर्ग चार्ट ड्रॉ किया है एक वैसे ही उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने के लिए। आप अपना D9 वर्ग कुंडली यानी नवांश कुंडली खोल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि देव नवांश के जो स्वामी होते हैं भगवान विष्णु होते हैं, नर नवांश के स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं, राक्षस नवांश के स्वामी भगवान शिव जी होते हैं। अब मैंने ये जन्म कुंडली यहाँ पर ड्रॉ की है कन्या लगन की। तो दोस्तों, कन्या लगन जो हमारा D9 का कन्या लगन है, यहाँ पर हम जन्म लगन की बात नहीं कर रहे, D9 वर्ग चार्ट की बात कर रहे हैं। तो D9 वर्ग चार्ट में हमारा जो लगन उदय हुआ है वो कन्या लगन हो गया है। जो कन्या लगन होता है वो द्विस्वभाव लगन होता है। तो द्विस्वभाव लगन यानी राक्षस नवांश। दोस्तों, राक्षस नवांश हमारा उदय हुआ है, कन्या लगन होता है राक्षस नवांश। कन्या हो गया दोस्तों राक्षस, और उसमें बैठा हुआ जो प्लैनेट है शुक्र, शुक्र भी दोस्तों यहाँ पर राक्षस नवांश में ही आएगा।
शुक्र भी राक्षस नवांश में आ गया दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यूल राशियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। ड्यूल राशियों में शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, क्योंकि कन्या राशि, धनु राशि, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। तो यानी हमारा राहु और केतु भी राक्षस नवांश में चला जाएगा, ये सब भी राक्षस नवांश में चले जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारा लगन भी राक्षस नवांश में, शुक्र भी राक्षस नवांश में, राहु भी राक्षस नवांश में, केतु भी राक्षस नवांश में। तो यानी D9 कुंडली के 4 ग्रह यहाँ पर राक्षस नवांश में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और उसके बाद जो शनि है वो चर राशि में है, यानी शनि देव नवांश में है। और उसके बाद हमारा जो सूर्य और बुध है वो भी चर राशियों में है, वो भी देव नवांश में है। इस तरह से 3 ग्रह शनि, सूर्य, बुध हमारे देव नवांश में चले गए। और चंद्रमा और गुरु दोनों स्थिर राशियों में बैठे हुए हैं, वो हमारे नर नवांश में चले गए, नर नवांश में चले गए। इस प्रकार से हम जन्म कुंडली में ग्रहों को देखेंगे। हमने यहाँ पर देख लिया दोस्तों कि 4 ग्रह, 3 ग्रह और एक हमारा लगन राक्षस में चला गया। शनि, सूर्य, बुध हमारा देव नवांश में चला गया क्योंकि चर राशियों में बैठे हैं। चंद्रमा, गुरु हमारा स्थिर राशियों में यानी नर नवांश में चला गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे और देखेंगे कि जितने ज़्यादा ग्रह राक्षस नवांश में होंगे उतना ज़्यादा इंसान महत्वाकांक्षी होता है दोस्तों। वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है। ग्रहों की नेचर को हम ऐसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा इंसान जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सफल हो। आज के दौर में राक्षस नवांश वाले ज़्यादा सफल होते हैं क्योंकि वो हर तरह का उनके पास हथकंडा होता है दुनिया में आगे बढ़ने का। लेकिन ऐसा भी देखा गया है जिसके ज़्यादातर ग्रह राक्षस नवांश में होते हैं उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, या तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं। अकेला हम ये नहीं कह सकते कि राक्षस नवांश में इतने ग्रह बैठे हैं तो ये आदमी बहुत ज़्यादा दुष्ट होगा, बुरा होगा। कई बार राक्षस नवांश में बैठे हुए ग्रह इंसान का जीवन बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, उसको अंदर से तोड़ देते हैं या उसको शारीरिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा दे देते हैं। ये भी कई बार देखा गया है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि ग्रह के बैठे हुए लगन में पहले जन्म कुंडली में देख लिया कि ग्रहों का नेचर क्या है। उसके बाद हम नवांश कुंडली में जब ये लगाने जाएंगे तो उस प्रकार से हमें कंक्लूजन देना पड़ेगा। सिर्फ एक ऐसा देखकर नहीं कि राक्षस नवांश में बैठे हैं और उस इंसान को हम बुरा कह दें, और देव नवांश में जिसके सारे ग्रह बैठे हैं हम उसको कहें ये इंसान बहुत अच्छा है, देवता के समान होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो राजा इंद्र था वो हम देव नवांश उसके नज़रिए से देखें तो वो इंसान भी बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। देव राशि यानी चर राशियों में बैठे हुए ग्रह भी कई बार महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, लेकिन शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव शुभ हो जाता है। मान लो राहु केतु देव नवांश में बैठ जाएं तो राहु केतु के जो मारक क्षमता होगी, जो मारने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन द्विस्वभाव राशियों में यही राहु केतु ज़्यादा नुकसान करेंगे, चाहे वो आपकी महादशा के माध्यम से करें, चाहे महादशा में आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, या बहुत अच्छा रिजल्ट मिले आपको सीम ऊंचाइयों पर भी पहुंचा दें, क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग बहुत करते हैं। तो ये आपको फलित में देखना पड़ेगा कि ये बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ इसका नेचर देखकर आप एकदम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये राक्षस नवांश में बैठे हैं तो ये बुरा ही करेंगे। ये आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। पहले आपको लग्न कुंडली को जांच लेना चाहिए, फिर इसके कुंडली के द्वारा इसके माध्यम से आपको फलित ले लेना चाहिए कि दोनों को मैच करके कंक्लूजन पर आना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग चार्ट एक कंक्लूजन देने के लिए होता है। हमारी फलित में उसका इस्तेमाल होता है ऐसे प्रेडिक्शन। तो ये आपको देखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप इस विषय को समझे होंगे। इस विषय को समझिए, अपनी जन्म कुंडली पर लगाइए और भी देखिए कि इसका प्रभाव कैसे लिया जा सकता है, इसको अपने प्रेडिक्शन में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।